का हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 मौकों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी सरकारी विभागों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अब सिर्फ पीजी नीट परीक्षा 2019-20, पीएसी मेडिकल अधिकारी क्लास 2 की भर्ती 2020 और शिक्षक भर्ती 2018 में 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। मध्य प्रदेश में बढ़े हुए 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता उन सभी भर्तियों और परीक्षाओं पर साफ हो गया है जिन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। इस आशय का एक पत्र आज मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को जारी कर दिया है। ओबीसी वर्ग के लिए सरकार का यह निर्देश एक बड़ा राहत भरा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि 2.5 साल से मध्य प्रदेश की ओबीसी आबादी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। बीते दिनों कानूनी पहलुओं और पक्षों को सुनने के बाद महाधिवक्ता ने अभिमत देते हुए स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल कानून पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। केवल 3 अलग अलग भर्ती प्रक्रियाओं में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतिम रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जिन परीक्षाओं में हाईकोर्ट की रोक लगी है उनमें पीजी नीट परीक्षा 2019-20, पीएसी मेडिकल अधिकारी क्लास 2 की भर्ती 2020 और शिक्षक भर्ती 2018 पर हाईकोर्ट की रोक जारी है। इसके अलावा अन्य सभी भर्तियों और परीक्षाओं पर प्रदेश में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इस सबसे ऊपर सूबे की सियासत में सबसे बड़ी खबर यह है कि ओबीसी आबादी को बढ़े हुए आरक्षण का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है। केवल उन मामलों में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकेगा जिन पर हाईकोर्ट की रोक जारी है। इस बीच शिवराज सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के लिए गौरी शंकर बिसेन के नाम का फैसला किया है। और वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर सियासत रोज नई करवट ले रही है। 1 सितंबर को जबलपुर हाईकोर्ट ने आरक्षण पर सुनवाई करते हुए स्टे से इनकार किया और सुनवाई की अगली तारीख 20 सितंबर तय कर दी है। तो इधर 2 सितंबर को मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने नियुक्तियों और परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भी इस मसले पर अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट के 2 नामी वकीलों को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। ओबीसी आरक्षण पर स्टे को लेकर बीजेपी के आरोपों से घिरी कांग्रेस बीजेपी के हमले का काट बीजेपी के ही हथियार से करने की कोशिश में लग रही है। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील से पैरवी करवाने के बाद अब कांग्रेस भी उसी राह पर चलने की तैयारी शुरू कर रही है। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह पिछड़े वर्ग की ओर से पैरवी करेंगी। कांग्रेस की माने तो इस पैरवी का खर्चा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष खुद पिछड़े वर्ग के हित में उठाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है, इसलिए आदरणीय कमलनाथ जी ने निर्णय लिया है। उन्होंने अपने खर्चे पर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट श्री इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी जी को पिछड़े वर्ग की ओर से यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में एकल कराने के लिए निर्णय लिया है। उसका खर्चा स्वयं कमलनाथ जी उठाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए जो काम किया है वो उनके हित में है और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दिलाना कमलनाथ जी की मंशा थी है और आगे भी रहेगी। बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसने से चूक नहीं रही है। बीजेपी की माने तो वो खुद चाहती है कि ओबीसी को आरक्षण मिले, लेकिन कांग्रेस सरकार की गलतियों के चलते इसमें परेशानी हो रही है। अगर उस समय स्टे हुआ था तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना था स्टे के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए और इस तरह से ओबीसी को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और ओबीसी के साथ धोखा दिया। ये स्वयं लिख रहे हैं कि कुल आबादी 27%, जबकि ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में 51% है। राजनीतिक के जानकार इसे समय की मांग बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस वक्त पूरे देश में ओबीसी की सियासत शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वोटरों के साथ ओबीसी वोटर महत्वपूर्ण हैं, जिसे कोई भी दल नाराज नहीं कर सकता है। जब सरकार जो है वहाँ हाईकोर्ट में अपने वकील खड़े कर रही है तो कांग्रेस को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और सरकार का जो है मत एक है। लेकिन चूंकि राजनीतिक विषय है और ये सवाल बार बार आता है कि कांग्रेस पार्टी अपने वकील क्यों नहीं खड़े कर रही, और कमलनाथ सरकार का जो फैसला था उसकी नीयत पर भी सवाल उठाए जाते हैं, तो उनकी मजबूरी हो गई है। मध्य प्रदेश की आबादी में ओबीसी 35% है। ऐसे में कोई भी दल इनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि चुनाव में ओबीसी वोट किस ओर बैठता है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा होनी है कि जिस तरह से 27% ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा है, कितना लाभ मिलेगा। और इसी के लिए हमारे साथ पैनल भी जुड़ गए हैं, हमारे विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एडवोकेट अश्विनी दुबे जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके साथ साथ हमारे साथ सनवर पटेल जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और शेयार खान भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भी बने हुए हैं। तो जिस तरह से ये पूरा मामला इस वक्त चल रहा है 27% आरक्षण को लेकर, और कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर हाईकोर्ट ने स्टे भी लगा रखा है, 3 ऐसी परीक्षाएं हैं। तो इस वक्त सबसे पहले हम अपने संवाददाता नितेंद्र का रुख करेंगे। नितेंद्र, तो जिस तरह से फिलहाल जो सियासत चल रही है 27% आरक्षण को लेकर, किस तरह की स्थितियां प्रदेश में दिखाई दे रही हैं? देखिए, इस समय जो है, जब से कल जो है जो ऑर्डर निकाला है जब से सरकार ने, तब से इस पर राजनीति तेज हो गई है। लेकिन हालांकि इस ऑर्डर को लेके अभी भी एक बात आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की सीमा है आरक्षण की, वो 50% है। तो ऐसे में ये कैसे पूरा हो पाएगा, उसको लेके अभी भी काफ़ी शंकाएं अभी भी लोगों के मन में है। क्योंकि पिछली बार भी जब ये इस तरह का ऑर्डर किया गया था कांग्रेस की सरकार में, उस पर जैसे ही नीट की परीक्षा हुई और पीजी भर्ती और उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स की जो भर्ती होना था, उन सब पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और हाईकोर्ट ने अभी जो 1 सितंबर है उसके भी ये कहा है कि 20 सितंबर को इस मामले में पूरी सुनवाई होगी और उसके बाद आगे निर्णय किया जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से ये निर्णय अब कितना पूरा हो पाएगा, इसको लेके अभी भी एक शंका है सभी लोगों के मन में है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो सीमा है वो 50% की है, इस आरक्षण को देने के बाद वो 63% हो रहा है। मध्य प्रदेश में, वो पूरे देश में ऑलरेडी जो है वो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाता है, तो ऐसे में 73% आरक्षण हो गया। तो ये 73% आरक्षण सरकार ने जो दिया है, इसको लागू करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वकीलों का अभी भी ये मानना है कि हाईकोर्ट अभी भी अगले किसी भी उसमें फैसले में इस पर फिर एक बार रोक लगा देगा। तो अभी इसको पूरा कर पाना आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ सनवर पटेल भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। तो सनवर जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई सरकार ये जो टेढ़ी खीर है 73% जो आपका आरक्षण बनेगा, अब इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी है, साथ ही साथ ओबीसी भी है, तो क्या ये लागू कर पाना संभव हो पाएगा? देखिए, मैं अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश के 52% पिछड़ा वर्ग के भाइयों और बहनों का। मैं धन्यवाद देता हूं शिवराज सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। सम्माननीय महाधिवक्ता कृष्णचंद्र कौरव जी का, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग की चिंता करते हुए और ये रास्ता निकाल के और आज हमको इस हालत में खड़ा है कि हम मात्र 3 परीक्षाओं को छोड़कर। जी बिल्कुल। तो कई सवाल हैं और इस वक्त हमारे साथ अश्विनी दुबे भी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी जी, आपसे मेरा सवाल है कि कानून इस पूरे आरक्षण के मामले को लेकर क्या कहता है, क्या प्रावधान है? देखिए, नीतेंद्र ने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी भी परिस्थिति में जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन सारा मिलाकर 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। सेटल्ड लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है। और इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। और साथ ही साथ हुआ, मैं आपको इंस्टेंसेस बताता हूं, तमिलनाडु के केस में 50% से ज्यादा जब हम करुणानिधि थे, उन्होंने इंक्रीज करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोल बैक किया। और अभी फरवरी मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को लेकर के सिमिलर सिचुएशन जहां उत्पन्न हुई थी, जहां पर 3 जजेस बेंच ने, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अजय रस्तोगी ने साफ तौर पर कहा, 2 बातें बड़े कैटेगोरिकली की। ये कहा कि जो ओबीसी रिजर्वेशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये स्टैट्यूटरी यानी संवैधानिक नहीं है, बल्कि जो राज्य है वो राज्य अपने हिसाब से बनाते हैं, यानी दूसरा राज्य उसको खत्म कर सकता है। तो SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो तो एक संवैधानिक मामला है, लेकिन ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन एक स्टैट्यूटरी मामला है। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट की सेटल्ड जजमेंट के मुताबिक 50% से ये नहीं बढ़ सकता है। तीसरा, उन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 50% से ज्यादा बढ़ाना मैं समझता हूं कि ना सिर्फ ये मोरली बट लीगली भी उतना ही गलत है। यानी एक तरफ तो सरकार उस बात का जो उसकी प्रतिबद्धता कॉन्स्टिट्यूशन का जो जुडिशियरी है, जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है टॉप कोर्ट, उसके प्रति ना होकर के अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के प्रति है। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्रीमी लेयर को डिफाइन करते हुए कहा था
कि ओबीसी में समय समय पर जगह जगह पर गणना होती रहेगी और वहां पर जाकर के आप चेक करते रहेंगे, ताकि यह हो कि जो जातियां आर्थिक रूप से सबल हो गई हैं, जो जातियां सामाजिक रूप से आगे आ गई हैं, उनको ओबीसी रिजर्वेशन की कैटेगरी से निकाला जाए। परंतु अभी तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की उन डायरेक्शंस के मुताबिक भी कोई सर्वे नहीं करवाया। यानी सरकारों के पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि वो सारे जाति जो ओबीसी कैटेगरी में है और जो उससे निकल के बाहर आकर के सबल हो गई है, सक्षम हो गई है, क्रीमी लेयर के दायरे में हैं, उनको जो है इस रिजर्वेशन कैटेगरी से निकाला जाए। क्योंकि आप मल्टीपल बाकी जातियों का जो रिजर्वेशन है वो नहीं छीन सकते। अभी हो क्या रहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल रहा है, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल रहा है, अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन, तो मल्टीपल जो रिजर्वेशन की थ्योरी है उसको भी सुप्रीम ने कहा कि आपको खत्म करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार का डिसीजन है ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी और अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ थ्री जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल, हमारे साथ शहरयार खान भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। खान साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस पूरे मामले में अब आरक्षण राजनीति हो रही है, कुल मिलाकर जैसे हमें हमारे वकील साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि 50% से बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये कुल मिलाकर 73% हो गया है। इसमें सभी तरह के आरक्षण, SC/ST की बात की जाए, EWS की बात की जाए, OBC की बात की जाए, तो क्या बीजेपी ये सब कर पाएगी या सिर्फ ये राजनीति है? देखिए, भाजपा सिर्फ राजनीति करने के लिए, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों वो ओबीसी वर्ग से हैं, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, ये पिछले 3 मुखिया जो भाजपा ने मध्य प्रदेश में दिए हैं तीनों ओबीसी वर्ग से थे। लेकिन इन्होंने पिछड़ा वर्ग को सिर्फ ठगने का और छलने का जो काम किया है वो मध्य प्रदेश की जनता बखूबी समझ चुकी है। चाहे हम बात करें 2003 में तो दिग्विजय सिंह सरकार ने भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। इस सरकार ने भाजपा आते से ही उस आरक्षण को खारिज कर दिया। अब बात करें 2019 में कमलनाथ जी ने जब 18 में आए तो जो हमारे वचन पत्र में था हमने उसको निभाने का काम करा। 27% ओबीसी को और 10% स्वर्ण वर्ग को जो आरक्षण दिया। इस सरकार ने फिर से शिवराज सिंह चौहान ने जो अपने को ओबीसी वर्ग से बोलते हैं और पिछड़ा वर्ग का चेहरा बोलते हैं और राजनीति में फायदा उठाते हैं, वोट में कन्वर्ट कराते हैं, अपने को ओबीसी पुत्र बताते हैं। लेकिन 19 में कमलनाथ सरकार के उस निर्णय को इन्होंने कोर्ट में लचर तरीके से उठाया और उसके परिणति ये हुई कि जो उच्च न्यायालय ने 6 विभागों में उस पे रोक लगाई थी, इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के हर विभाग में उस रोक को लागू करके पिछड़े वर्ग के साथ जो दोगला व्यवहार करा है वो किसी से छुपा नहीं है। हम बात करें मध्य प्रदेश में 51% ओबीसी वर्ग का जो रहवासी है उसके साथ ठगने का काम ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 16 साल से कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि शिवराज सिंह चौहान वो ओबीसी के चेहरे नहीं, ये सिर्फ वो हाथी के दांत है भाजपा के, जो खाने के कुछ हैं और दिखाने के कुछ। जी सनवर जी, मुझे मौका दीजिए जी। देखिए, बिल्कुल भाजपा तो 16 साल से ठग रही है। कांग्रेस की नीति हमेशा से भ्रम फैलाने की रही है। उन्होंने 60 सालों तक आदिवासियों के बीच में भ्रम फैलाया, अब पिछड़ा वर्ग के भाइयों और बहनों के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। मैं अपने काबिल मित्र शहरयार खान जी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो 8 मार्च 2019 को वो यह विधेयक लेकर आए। जो विधेयक ही गलत था। विधेयक के अंदर लिखा है, जिसका रिकॉर्ड आपके और हमारे पास है, कि मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग आबादी रहती है, जबकि मध्य प्रदेश में 52% आबादी रहती है पिछड़ा वर्ग की। और इसी आधार पर कोर्ट ने स्टे दिया। कोर्ट ने जब स्टे दिया तो 8 मार्च 19 को आप विधेयक लाते हैं, 10 मार्च को कोर्ट में एक पिटीशन दायर हो जाती है, याचिका लग जाती है उस पर रोक लगाने की। इसके पीछे कौन था? 10 से 19 मार्च तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा वकील खड़ा नहीं होता है। जी शहरयार जी, जो नहीं, आप पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। और उसी आधार पर कि 52% आबादी होने के बाद विधानसभा में मैं बता दूं, ये भाजपा के लोग लगातार मध्य प्रदेश में ठगने का और छलने का काम पिछड़ा वर्ग को करते आ रहे हैं। सनम्बर जी, आप बोल चुके हैं, मेरे से सवाल कर रही है मैडम, जरा सुन ले, धैर्य से सुन ले सनम्बर जी। अरे सुन तो लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए।
आप जवाब, आप चिल्ला चोट करके ओबीसी का आवाज को नहीं दबा सकते। कोई चिल्ला चोट नहीं करने वाले हैं, आप पूरी बात। अरे तो मेरे से सवाल करा है तो आप चुप होकर सुन लीजिए ना। मैंने आपके सवाल का जवाब देने का मौका गीत जी से पूछिए, एंकर जी से पूछिए। नहीं सुनूंगा आपकी, मैं एंकर की सुनूंगा, अब शहरयार जी को मौका दिया जाए क्योंकि समय हमारे पास सीमित है और ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि जवाब आपके मिले। तो अभी शहरयार जी को भी सुन लेते हैं, वो क्या जवाब देना चाहते हैं। जी बताइए। देखिए जीतू जी, अभी मैंने आपके जो बाइट थी भूपेंद्र सिंह जी की उसको भी सुना। ये लोग इसी तरीके से भ्रम फैलाते हैं कि 27% लिखा, 27% आरक्षण देने की बात करी है। ये यही गलतफहमी फैलाते हैं। मध्य प्रदेश में 51% से अधिक ओबीसी वर्ग निवासरत है, लेकिन भाजपा के मुखिया पिछड़ा वर्ग से होने के बावजूद उनको ठगने का काम और कोर्ट में रोकने का काम कर रहे हैं। इसीलिए कमलनाथ जी ने भारत के 2 नामी वकीलों को पैरवी के लिए लगाया कि ये सरकार ने जो महाधिवक्ता के साथ मिलकर जो घालमेल करा है और ओबीसी का वर्ग के साथ जो खिलवाड़ करने की ये कोशिश 16 साल से कर रहे हैं। और ओबीसी वर्ग में कमलनाथ जी के उस निर्णय को लेकर जो एक माहौल है, कमलनाथ जी का जो उन लोगों में विश्वास बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए जीतू जी, क्या होता है कि एक हमारे बीच में जुमलेबाज मुखिया हैं। शहरयार जी, शिवराज सरकार कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। वही मैं बोल रहा हूँ जीतू जी, जो ये बोल रहे हैं कि 10 मार्च से 19 मार्च के बीच में कोई वकील नहीं खड़ा हुआ, तो इनको जवाब देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का और बनाने का खेल कौन खेल रहा था उस टाइम में। क्यों नहीं ये इस बात को स्वीकार करते कि चलती हुई विकासशील सरकार कमलनाथ जी के गिराने में हम खरीद फरोख्त में लगे हुए थे। ओबीसी से हमारा कोई लेना देना नहीं था। और लगातार पिछले 15 साल में भी तो आपकी सरकार थी, जब आपने क्या करा ओबीसी के लिए आप बताएंगे? सिर्फ ठगने का काम करा, 3 मुख्यमंत्री चेहरे दिए। आज ओबीसी वर्ग में कमलनाथ जी का जो विश्वास बढ़ा है, छिंदवाड़ा विकास मॉडल का जो माहौल है, उससे घबरा कर परेशान होकर ये रोकने का, दबाने का, छलने का, कपट करने का काम लगातार कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग ने कमलनाथ जी में विश्वास जताया, 2018 में उनको बागडोर सौंपी। इन्होंने सोचा अगर कमलनाथ जी का ये निर्णय लागू हो गया तो 51% ओबीसी कमलनाथ और सरकार के कांग्रेस के साथ चला जाएगा। इसलिए इन्होंने माफिया के पैसे से खरीद फरोख्त करके रातों रात सरकार गिराने का काम करा। इस पर जवाब देंगे ये लोग? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी नियत और नीति में खोट है। इन्होंने मध्य प्रदेश के हर वर्ग को ठगने का काम करा है, चाहे वो स्वर्ण हो। क्योंकि जी बताइए जरा आप उनको म्यूट कीजिए तो मैं जवाब दूं। देखिए, शहरयार जी बोल रहे हैं उनके पास तथ्यों की कमी है, तथ्य के बिना बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 27% आरक्षण मांगा, उन्होंने 27% आरक्षण का भ्रम फैलाया, 27% आबादी है ये बोलकर। ये तथ्यों के साथ हमारे पास रिकॉर्ड है और ये विधानसभा के पटल पर रखा गया रिकॉर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि वो सरकार बचाने में लगे थे, तो 2019 में 8 मार्च 2019 को नहीं, वो 20 में लगे थे। वो तथ्यों की जानकारी के अभाव में कांग्रेस जनहितैषी मुद्दे उनके पास नहीं, चिल्ला चोट करके अपनी झूठी बात को साबित करना चाहते हैं। अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, ये कहावत हमारे यहाँ खूब चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी चिंता करे, भारतीय जनता पार्टी के पुष्पेंद्र गौरव जी महाधिवक्ता रात दिन एक करके अपनी पैरवी करे। तुषार मेहता जी पहली ही पेशी पर दिल्ली से राष्ट्र के जो महाधिवक्ता है वो जुड़े और वो सारी तैयारी करके सारे आदेशों की को बारीकी से जांच करके ये निकाल के दे कि सिर्फ 3 परीक्षाएं, 2018 की शिक्षक भर्ती, 2019-20 की पीजी स्वास्थ्य सेवा की और 2020 की स्वास्थ्य विभाग की। इसके अलावा सब पर हम आरक्षण दे सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन की नियत साफ है सनवर जी, लेकिन आरक्षण की भी एक सीमा है, इसलिए जो कानूनी प्रावधान है। सनवर जी, अब बताइए किसने चिंता की? सनवर जी, जो कानूनी प्रावधान है वो 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं, जिस तरह से अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे में अब 73% अगर आरक्षण बनता है तो कैसे मध्य प्रदेश सरकार उस आरक्षण को देगी? अगर ये 73% हो जाता है तो कैसे संभव हो पाएगा, ये तो जानने की कोशिश करें। तमिलनाडु में 69% तमिलनाडु में आरक्षण की व्यवस्था है। राजस्थान में इनकी पार्टी की सरकार है, इनसे कहिए कि ये पूछे वहां के मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने 68% आरक्षण का प्रावधान किस प्रकार से किया। अगर वहां उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया, तमिलनाडु में 69% अगर
आरक्षण मिल सकता है, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्पित है। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं सनवर जी, और जिनका जवाब अश्विनी दुबे जी के पास है। अश्विनी जी, आप क्या कहते हैं, फिलहाल क्या प्रावधान कहता है, क्या अगर इस तरह से इस आरक्षण कोटे को बढ़ाया जाता है तो ये संभव हो पाएगा, क्या सबके साथ न्याय हो पाएगा? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन के केस में जो महाराष्ट्र सरकार की पॉलिसी थी, जिसमें टोटल जो रिजर्वेशन था वो 63% पहुंच रहा था, और खास तौर से जो निकायों के पंचायतों के चुनाव थे उसमें उन्होंने सारी सीटों को क्वैश कर दिया, सारे इलेक्शंस जो थे उनको क्वैश कर दिया, और कहा कि किसी भी परिस्थिति में जो टोटल रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन इंक्लूडिंग SC ST वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ओबीसी रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट नहीं करता है, मीनिंग देयर बाई कि जो संविधान भारत का है, भारत के संविधान में ये जो राज्य सरकारें ओबीसी को रिजर्वेशन दे रही हैं वो रिजर्वेशन वहां से प्रोटेक्टेड होने ना होकर के स्टैट्यूटरी है, माने एक स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर डिसीजन ले सकती है, लेकिन कोर्ट्स और साथ ही साथ टॉप कोर्ट जो देश की है उसका इंटेंशन है कि 50% से ज्यादा नहीं होना। ऐसी परिस्थिति में हमारे जो लायक मित्र अभी बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर और रिजर्वेशन और देश दुनिया भर की बातें कह रहे थे, मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि भारत का संविधान भाषणों से नहीं चलता, अपीजमेंट और तुष्टीकरण से नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट जो समय समय पर गाइडलाइंस की कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करती है उससे चलता है। तुष्टीकरण के लिए अगर रिजर्वेशन की सीमा को 50% से बढ़ा करके अगर आप 63 या 73% करते हैं तो आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ही वायलेशन नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ही वायलेशन, बहुत सारे लोगों की जो विशेष हैं उन विशेष के अगेंस्ट भी जाते हैं, क्योंकि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ना देने के पीछे यह था कि जो जनरल कैटेगरी और बाकी कैटेगरीज हैं उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल सके अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने आप को उस सेगमेंट में और लोग आकर के जो तमाम जॉब है उसमें आने का और अपनी काबिलियत दिखाने का। यानी अब उनकी काबिलियत को जो मारने का, सुप्रीम कोर्ट का कहना था, जो उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये सिर्फ तुष्टीकरण की नीतियों के तहत जो राज्य सरकार है वो बढ़ा रही है, और मैं बता रहा हूं डे विल कम कि कोर्ट्स इसको क्वैश कर देंगी और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, 73% आरक्षण बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, और मैं समझता हूं कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, ये पहली डेट में ही ये जो ऑर्डर है सरकार का वो रुक जाएगा। अभी तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है और ये सुनवाई खत्म भी नहीं हुई। तब तक देखिए सितंबर 1 दिन सुनवाई लगती है, 15 दिन का डेट लगता है, उस 15 दिन में सरकार की मंशा देखिए तुरंत नोटिफिकेशन लेकर के आ जाते हैं, और नोटिफिकेशन ला करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाईकोर्ट में जो पिटीशन पेंडिंग है जो आप सुन रहे हो उसकी हमें बिल्कुल केयर नहीं है, और दूसरी पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो जाएगी तो हम कह देंगे कि हमने ऑलरेडी एक लॉ यहां पर पास कर दिया है, लेकिन वो स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और जो दूसरी सरकार आएगी वो सरकार उसको स्क्रैप कर सकती है, कोर्ट उसको स्क्रैप कर सकती है, और देश की जो टॉप कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वहां ऑलरेडी लॉ सेटल्ड है। तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। जी, नितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। नितेंद्र, तो क्या माना जाए कि ये सिर्फ जो इस वक्त राजनीति का खेल हो रहा है, उपचुनाव होने हैं, आगामी समय में चुनाव होने हैं, क्या उसे देखते हुए सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश होती दिख रही है? देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों ओबीसी को आरक्षण को लेकर आदेश जारी कर चुके हैं। मार्च में करा कांग्रेस ने और अब करा भाजपा ने, और दोनों ही इस मामले में मात खा चुके हैं। मार्च में जब यह आरक्षण का आदेश कांग्रेस ने जारी करा, उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 28 सीटें मध्य प्रदेश में हारी, उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस हारी। तो यह मानना कि हम किसी को आरक्षण देकर उसके वोट ले लेंगे, यह गलतफहमी भी दोनों दलों की मिट चुकी है। उसके बाद भी अभी भी इस तरह के जो आरक्षण के आदेश जारी किए गए हैं, वो आरक्षण के आदेश कितने कोर्ट में टिक पाते हैं, क्योंकि आरक्षण ऐसा विषय नहीं है जिसको सरकारें तय करें, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जब एक बार निर्णय आ चुका है, इसमें कई तरह के और भी निर्णय आ चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये एक ऐसा विषय नहीं था। और जहां तक ओबीसी आरक्षण की हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस अब दोनों इसका श्रेय लेने में जुट गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ सरकार ने निर्णय किया था इसलिए यह निर्णय हुआ, भाजपा कह रही है कि देखिए शिवराज सरकार ने निर्णय करके ओबीसी को फायदा दिया है। लेकिन जहां तक चुनावों की बात करें तो चुनाव किस करवट बैठेगा, खाली ओबीसी आरक्षण के आधार पर तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी जो चुनाव हुए हैं वो ओबीसी आरक्षण के आधार पर ओबीसी ने किसी दल को वोट नहीं दिए। भी एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं शहरयार जी। तो जिस तरह से अब ये पूरा मामला आरक्षण का हो चुका है, कहीं ना कहीं राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन ये माना जाए कि आगामी चुनाव को देखते हुए ये सब भूमिका तैयार की जा रही है, क्या मानते हैं आप? देखिए जी,
देखिए जीतू जी, 70 साल में कांग्रेस ने देश के निर्माण में जब भी जो काम किया है वो कभी भी राजनीति को देख के नहीं किया है। और इसकी वजह है कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार ने 2019 में 27% ओबीसी को और 10% स्वर्ण वर्ग को आरक्षण दिया था, तो उनकी नीयत साफ थी। हमारा जो वादा था वचन पत्र में उसको निभाने का था। और इसकी वानगी है कि ये सरकार ने लचर तरीके से इसको उच्च न्यायालय में उठाया और 19 महीने बाद, लगभग 18 महीने बाद अब इनको ये निर्णय लेना पड़ा, जब ओबीसी वर्ग में कमलनाथ जी का स्वीकारता बढ़ रही है और लग रहा है कि ये मेन ऑफ विजन है छिंदवाड़ा विकास मॉडल की तरफ। ये मध्य प्रदेश में भी विकास की मुख्य धारा में ओबीसी वर्ग को जोड़ने के लिए ये आरक्षण दिया था, तो अब घबराकर ये परेशान है और ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी चुनावी राजनीति को ध्यान रख के ना कोई आरक्षण दिया है, ना कोई विकास किया है, ना देश में जो हमारी शहादतों का इतिहास है वो देश निर्माण के लिए था। तो भाजपा हमारे इन कदमों का अनुसरण कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन ये बात साबित है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। शिवराज सिंह चौहान ने 16 साल मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को ठगने का जो काम करा है, ये चेहरा अब उतर गया है। और कमलनाथ जी में जो ओबीसी वर्ग का स्वीकारता बढ़ रही है, उससे घबरा के परेशान होकर उपचुनाव हो या 2023 के चुनाव हो, इसलिए ये लोगों का हर काम चुनाव को देख के चुनावी इवेंट होता है। कभी इस पाले तो कभी उस पाले पलटा जा रहा है। लेकिन फिलहाल कितना फायदा होगा ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि जो कानूनी प्रावधान है वो ऐसा नहीं कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।